वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, इसी को अमेंड किया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया। जो फॉरेस्ट होते हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल के। तो 3 लिस्ट हैं जिन पर लॉज बनते हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी लॉज। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पे दोनों लॉज बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एजुकेशन है, एजुकेशन पे दोनों बना सकते हैं लॉज। इसमें फॉरेस्ट है, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी है। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है। तो इनकेस अगर कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना दिया तो वो लॉ वैलिड होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पे लॉ बना देती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वही वैलिड होगा। तो यही होता है इस जो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं उन पे। तो फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है तो इस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, जो कि अभी इन्होंने बनाया है, अमेंड किया है अभी इन्होंने। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, उसको अमेंड किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट है। पहले लेट्स सी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के क्या प्रोविजंस थे। देखो इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कट हो रहे थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लागू कर दी गई थी कि फॉरेस्ट को डी रिजर्व नहीं किया जा सकता किसी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए। इट मीन्स कि फॉरेस्ट में एक्टिविटीज हो सकती है, सिर्फ प्लांटेशन की एक्टिविटीज हो सकती है जिससे कि फॉरेस्ट कवर बढ़े, उसको कट नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसकी हमें नीड क्यों थी? डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जब पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है स्पेशली इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसमें कुछ फॉरेस्ट का एरिया कट करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी। तो उस केस में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये 1 साल तक लग जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ब्राइब के केसेस भी देखे जाते हैं, लाखों रुपए भी देने पड़ते हैं परमिट लेने के लिए। तो इसलिए थोड़ा इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी फॉरेस्ट एक्ट में। देखो फॉरेस्ट होता क्या, अभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट इज एन एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का कोई भी एरिया जिसमें ट्री की डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, 10% से ऊपर अगर उसमें ट्रीज हैं तो उसको फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इट मीन्स कि दैट इज ए फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया ऐसा है जो अच्छे से क्लासिफाई नहीं है। किसी भी एरिया को हम फॉरेस्ट तब कहते हैं जब वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो फॉरेस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो एज अ फॉरेस्ट अगर क्लासिफाइड है, कोई भी एरिया मेंशन्ड है कि एरिया फॉरेस्ट है, तो ही वहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लैंड रिकॉर्ड है इंडिया के जो उतने अच्छे से मेंटेन्ड यहाँ पे नहीं है। किसी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई एक एरिया फॉरेस्ट है तो दूसरे ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके की काफी एम्बिग्विटीज भी यहाँ पे हैं जिसको भी यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश की गई है इस बिल में। क्लासिफिकेशन अगर हम फॉरेस्ट का देखें अकॉर्डिंग टू एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो फॉरेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट में आते हैं वो फॉरेस्ट जिनकी डेंसिटी 70% से ऊपर है, बहुत ज्यादा डेंस है जो इस तरीके से आप देख सकते हो। देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे डेंसिटी 40 से 70% के बीच में है। दिस ओपन फॉरेस्ट यानी कि डेंसिटी वहाँ पे कम है, 10 से 40% तक की डेंसिटी होगी, मतलब ट्री का पॉपुलेशन काफी कम है यहाँ पे। देन आते हैं स्क्रब, डेंसिटी अगर 10% से भी कम हो जाती है इस तरीके से स्क्रब, तो ये फॉरेस्ट नहीं है। दीज आर द स्क्रब लैंड। एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया जो इन चारों में से किसी में भी कैटेगराइज नहीं है उस एरिया को हम बोलते हैं दैट इज नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो फॉरेस्ट है ये इनका क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग ये सब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में ये होता है, तभी वहां पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो लागू होता है। तो जितनी भी एम्बिग्विटीज हैं उन सबको खत्म करने के लिए ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है अकॉर्डिंग टू सेंटर का ऐसा कहना है। इतना भी लैंड एरिया है जहां जहां पे भी फॉरेस्ट है उन सभी में इसको एप्लीकेबल किया जा सकेगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस बिल
यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की भी बात करी गई है। इट मीन्स कि प्लांटेशन ज़्यादा किया जाएगा, ज़्यादा प्लांटेशन होगा तो जो फॉरेस्ट कवर है वो भी इंक्रीज होगा। तो जो अमेंडमेंट होगा इट विल सपोर्ट कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का लगभग 1/3 जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट में होना चाहिए। लगभग कि 30-35% एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अभी लगभग 21 या 22% एरिया ही फॉरेस्ट कवर है हमारे पास, तो उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो वो भी यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा एंड इट विल क्रिएट अ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सीक्वेस्टर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी से कार्बन सिंक बन जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अगर प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में घटेगा और यहाँ पे कार्बन सिंक बनेगा फॉरेस्ट के फॉर्म में। कार्बन सिंक बनाने के लिए भी जो फॉरेस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के जो आईएनडीसीज है, आईएनडीसी मीन्स कि नेशनली इंडियन नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट, जब पेरिस समिट हुआ था 2015 में हुआ था, वहां पे इंडिया ने कुछ अपने आईएनडीसीज दिए थे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। तो इसमें जो इंडिया का प्लान था, एक तो इमिशन इंटेंसिटी को घटाना था 33%। किसकी इमिशन इंटेंसिटी? ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन की इंटेंसिटी। इसके साथ ही जो टारगेट था हमारा दैट वाज टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 से 3 बिलियन टन, तबकि 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। कैसे करेंगे? प्लांटेशन के थ्रू। इतने ज्यादा हम प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज को ग्रो करेंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब कर सके एटमॉस्फेयर से। ये एम था इंडिया का, ये आईएनडीसी था। तो इस आईएनडीसी का जो टारगेट हमको अचीव करना है उसके लिए भी हमें प्लांटेशन करना है। तो ये जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, ये उसको भी सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही नेट जीरो इमिशन का गोल है, 2070 तक इंडिया ने नेट जीरो इमिशन अचीव करना है। नेट जीरो मीन्स कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट कर रहे हैं उसको वापस से हम एब्जॉर्ब कर लें। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? प्लांटेशन के थ्रू। प्लांट्स जितनी ज्यादा हम प्लांटेशन करेंगे उतना ट्री CO2 को वापस एब्जॉर्ब करेगा। तो वही होता है नेट जीरो, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करी उतना ही वापस उसको सीक्वेस्टर भी कर लेना। तो उसके लिए भी हमें प्लांटेशन की जरूरत है, तो ये जो बिल है उसको भी सपोर्ट करेगा। अब इसमें अमेंडमेंट्स किए क्या क्या गए हैं? सबसे पहले तो जो एक्ट है उसका नेम चेंज हुआ है। पहले क्या था? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, अभी इसका नया नाम आ चुका है, दैट इज वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। इट मीन्स की फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट 1980। दूसरा, कल्टीवेटिंग प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड। इट मीन्स कोई भी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एज अ फॉरेस्ट रजिस्टर्ड नहीं है कोई भी एरिया, वहां पे भी प्लांटेशन होगा। तो वहां पे भी अगर प्लांटेशन हम करते हैं तो उससे फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इंक्रीज होगा। देन रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम सर्टेन एरियाज। कुछ जगहों पे जैसे कि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर किसी और तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट को कट करने का, जो फॉरेस्ट कट करने के लिए क्या लेना पड़ता है? परमिट लेना पड़ता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ऐसे एग्जेम्प्टेड लैंड कौन कौन से हैं? एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स जैसे कनेक्टिविटी टू अ हैबिटेशन और रेल रोड साइड। अगर दो इंपॉर्टेंट जगहों को अगर कनेक्टिविटी देनी है रेलवेज के थ्रू या रोड के थ्रू, तो वहां पे फॉरेस्ट परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एग्जम्पशन भी दिया उन्होंने, फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.10 हेक्टेयर अलोंग द रेल लाइन। जो रेलवे लाइन है वहां से 0.10 हेक्टेयर तक का जो लैंड एरिया है उसके लिए परमिट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। दूसरा है प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें भी क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे कि इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे सपोज पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो वहां पे 100 किलोमीटर तक फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है
तो वो भी अप टू 10 हेक्टेयर तक का जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, पैरामिलिट्री कैंप्स वगैरह जो भी हैं, तो उसमें भी 5 हेक्टेयर तक का जो एरिया है फॉरेस्ट का, उसमें भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेशली जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, उन सब में काफी ज्यादा एग्जाम्पशन यहाँ पे दे दिया गया है। एंड कोई भी अगर जू बनाना है, सफारी पार्क है, इको टूरिज्म है, उसमें भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे जो डीम्ड फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है? देखो, जो फॉरेस्ट का एरिया है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के, उसमें रिकॉर्डेड होता है कि ये एरिया है फॉरेस्ट का। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, मतलब कि 1 हेक्टेयर से ऊपर की एरिया है और 10% से ऊपर वहां पर ट्री की डेंसिटी भी है, तो इट मीन्स कि वो फॉरेस्ट है। लेकिन उसको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एज अ फॉरेस्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन वो है तो फॉरेस्ट नेचुरली, इकोलॉजिकली। तो उन्हीं को डीम्ड फॉरेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो 1996 में एक केस हुआ था, टीएन गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है उनकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फॉरेस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, इनमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो लागू होगा कि नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी एरिया जो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन को पूरा करता है, इट मीन्स कि 1 हेक्टेयर से ऊपर की जगह है और 10% से ऊपर ट्री कवर है, तो उसको फॉरेस्ट ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट हम किसे किसे मानेंगे, एक तो वो एरिया जो ऑलरेडी एज अ फॉरेस्ट की तरह रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा, कोई भी एरिया जो फॉरेस्ट का डिक्शनरी मीनिंग को फुलफिल करता है। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है? यही है कि 1 हेक्टेयर से ऊपर की एरिया और 10% से ऊपर ट्री कवर है उसमें, तो वो भी फॉरेस्ट ही माना जाएगा। तो इसमें डीम्ड फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो इकोलॉजिकली तो फॉरेस्ट ही है, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन अभी ये जो बिल है, तो उसमें डीम्ड फॉरेस्ट को यहाँ पे दे आर नॉट फॉर्मली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस बिल का। जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो लगभग 1% एरिया को कवर करता है। जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसका 1% डीम्ड फॉरेस्ट ही है। इट मीन्स ये एक काफी ज्यादा एरिया है, तो इसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल, अब बिल से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं? तो पहला कंसर्न तो यही है कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट है ये सिर्फ अप्लाई होगा उन्हीं एरियाज में जो रिकॉर्डेड है एज अ फॉरेस्ट। इन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है उन्हीं को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो टीएन गोदावरम के केस में जो डीम्ड फॉरेस्ट को भी एक फॉरेस्ट का दर्जा ही यहाँ पे दिया गया था, इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत सारा हमारा जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो लॉस हो सकता है यहाँ पे। डीम्ड फॉरेस्ट का एक एग्जांपल है, जैसे कि हरियाणा में मंगरबानी नाम का जगह है, सैक्रेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट पहले तो इसको 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया था कि डीम्ड फॉरेस्ट को भी एज अ फॉरेस्ट ही हम कंसिडर करेंगे, तब उसको प्रोटेक्शन मिला था। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये इसको प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस तरीके के बहुत सारे डीम्ड फॉरेस्ट हैं, वो सब अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे एग्जाम्पशन मिले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पशंस यहाँ पे मिले हुए हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी बनाने हैं उन सब में। लेकिन जो बॉर्डर का अगर एरिया भी है, कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी अगर कोई एरिया, वहां पे भी बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम वहां पे प्रेजेंट है। बहुत सारी स्पीशीज वहां पे होती हैं, जैसे कि एंडेमिक स्पीशीज वहां पे होती हैं, नेटिव स्पीशीज वहां की इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्शन मिलना भी जरूरी था, लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्लियरेंस नहीं चाहिए। जब भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता है उससे पहले एक एक्सपर्ट कमिटी बनती है। वो एक्सपर्ट कमिटी उस एरिया में जाके देखती है कि यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। अगर ये फॉरेस्ट कट हो जाता है तो इन स्पीशीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो उसी के बेसिस पे फिर डिसाइड होता है कि क्लियरेंस मिलना है या नहीं मिलना है। अब क्या होगा, क्योंकि ये सारे एरियाज क्या होंगे, इनको एग्जाम्पशन मिल चुका है, इनका एनालिसिस नहीं होगा। तो अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, तो उसमें भी एंडेमिक स्पीशीज और काफी जो रेयर स्पीशीज भी होती है कुछ, वो सब भी लॉस होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये डाइल्यूट करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके राइट्स देता है। देखो, फॉरेस्ट एक्ट 1927 जब आया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं,
फॉरेस्ट के अंडर में, उन सब के राइट्स को खत्म कर दिया गया था। इनका जितने भी इनको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है किसी भी तरीके से, सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन पर लग गए थे, जिससे कि इनका लाइवलीहुड भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो 2006 में फिर इनको दोबारा से यहाँ पर राइट्स मिले, काफी जनरेशन इनकी रहते आ रही है फॉरेस्ट में, तो इसलिए इनको कुछ लैंड राइट भी यहाँ पे मिलता है। ऑल्सो फॉरेस्ट को एक हद तक यूज करने का राइट भी इनको मिलता है। तो वही था फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये फुल फॉर्म है इसका, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये जो अभी अमेंडमेंट पास हुआ है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी थोड़ा बहुत वॉयलेट करता है। कैसे वॉयलेट करता है वो हम देखते हैं कि अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, अब इसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है। सपोज इतना जो एरिया है इसमें कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी है, तो ये फॉरेस्ट क्या होगा, कट होगा यहाँ से। तो इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यहाँ पे, तो वहां पे ग्राम सभाएं होती है, क्योंकि विलेजेस होते हैं तो ग्राम सभाएं होती है, उनसे कंसल्ट किया जाता है। कोई भी फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले उनसे कंसल्ट किया जाता है। लेकिन अब ये जो कंसेंट था, ग्राम सभा का जो कंसेंट था, उसको हटा दिया गया है। तो इससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स होते हैं वो भी यहाँ पे वॉयलेट हो सकते हैं। देन कॉम्प्रोमाइज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या मतलब है कि कोई भी कंट्री है, सेंटर में गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में एक कॉपरेशन होता है, दैट इज द फेडरलिज्म। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट किस में आता है, कनकरेंट लिस्ट में आता है। इट मीन्स कि उस पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, बिकॉज फॉरेस्ट को अल्टीमेटली मैनेज किसने करना है, स्टेट ने ही उसको मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे आप स्टेट को कुछ भी करने से पहले, फॉरेस्ट में कुछ भी या कोई भी प्रोविजन लाने से पहले सेंटर से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंटर का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को अगर लीज पे देना है स्टेट ने। तो इस तरीके से फेडरलिज्म भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, देखो सबसे पहले तो जो डोमेन एक्सपर्ट है, इट मीन्स कि जो फॉरेस्ट साइंटिस्ट हैं, जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं, उन सबसे कंसल्ट करने की जरूरत है। जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन सबसे कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा मिलिट्री सिक्योरिटी इंश्योर करना तो जरूरी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना जरूरी है। बिकॉज अगर कहीं पे बिना किसी भी एनालिसिस किए किसी भी एरिया में, कि हम वहाँ पे स्पीशीज का एनालिसिस नहीं कर रहे कि वहां पे हो सकता है कोई रेयर स्पीशीज हो, और वहां पर हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो ये जो स्पीशीज होती है एंडेमिक स्पीशीज, अगर वो एक जगह से लॉस हो जाती है तो वो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। उससे इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को डैमेज होता है। इट मीन्स कि हमारे स्पीशीज लॉस ऑलरेडी हो रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है यहाँ पे। तो नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स वाई एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होना चाहिए, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है, जितना भी इंडिया में फॉरेस्ट है, उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होना चाहिए कि हर जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट बनना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो और साथ में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी हो सके। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।